हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आप बहुत ही अच्छे होंगे और केमिस्ट्री के इस सिलसिले को इसी तरह से चलाते हैं। केमिस्ट्री में हम कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो आपके लिए लाते जा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको कोई भी खास दिक्कत ना हो। तो आप नोट तैयार करते रहिए और हमारे चैनल से बने रहिए ताकि हर प्रकार के वीडियो आप देखकर आसानी से केमिस्ट्री को समझ सके। केमिस्ट्री उतना कठिन होता नहीं है जितना हम उसको समझ लेते हैं। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में सॉल्यूशंस के बारे में। हम जानेंगे कि सॉल्यूशंस आखिर होता क्या है और कौन कौन से सॉल्यूशंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशंस हम डेली लाइफ में हम देखते हैं। सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, हम जब देखते हैं कि हम जब समझ लीजिए कोई किसी भी जूस की बात करें या फिर हम एग्जांपल में लेते हैं जैसे सॉल्ट इन वाटर। तो कोई भी अगर हम मान लीजिए पानी में ही हमने अगर शुगर को डिज़ोल्व किया है तो ये सारे डेली एग्जांपल है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं जो रिलेटेड होता है सॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस में जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ये है, जैसे हम मान लीजिए हम घरों में अगर मान लीजिए शरबत जो बनाते हैं वो भी एक प्रकार का क्या होता है, सॉल्यूशंस ही होता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जब हम एक सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तब जाके हमारा क्या होता है, सॉल्यूशंस तैयार होता है। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस जिसमें टू कंपोनेंट्स, मेनली टू कंपोनेंट्स ही होते हैं और वो टू कंपोनेंट्स में एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। तो हम फ्रेंड्स सॉल्यूट हम किसको बोलेंगे, तो सॉल्यूट का मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे कम होता है उसको सॉल्यूट और जो सबसे ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोल दिया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सॉल्यूशंस का एक एग्जांपल लें, तो सॉल्यूशन के एग्जांपल में अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो रहा है, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। इसका क्या मतलब है, हमने नमक को जब पानी में घोल के एक सॉल्यूशन तैयार किया तो आप खुद जान रहे हैं कि जब हम नमक को, सॉल्ट को हम क्या करेंगे, जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका वाटर होगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या हो, जो मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। जबकि जो क्या हो, लेस हो, उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट कह देते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल जैसे NaCl में जैसे हम सॉल्ट ले सकते हैं, तो सॉल्ट क्या है आपका, सॉल्यूट है। जबकि वाटर क्या कहलाएगा, वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो कोई भी सॉल्यूशन का मतलब हम बहुत सारा मैनी एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल समझिए, किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे कम होता है उसको हम सॉल्यूट और जो सबसे ज़्यादा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट कह देते हैं। और ये दोनों के मिलने से ही हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशंस बनता है। तो फ्रेंड्स आप एकदम जनरल आइडिया है ये, ठीक है ना। अब सॉल्यूशंस को हम मेनली हम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम 2-3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसी में जो सॉल्यूशन को हम देखते हैं, शॉर्टकट में हम सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, SOL करके अगर लिख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन को शॉर्टकट में हम ऐसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट कितने होते हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट 2 होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 कंपोनेंट, जिसमें 2 कंपोनेंट हो। जैसे शुगर इन वाटर, हमने क्या किया, एक किसी भी एक कंटेनर में, किसी भी एक बर्तन में हमने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के हमने उसको डिज़ोल्व किया, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें आप देख सकते हैं कि NaCl एक कंपोनेंट है और वाटर आपका दूसरा कंपोनेंट है। तो जिसमें ओनली 2 कंपोनेंट्स आर यूज्ड, सो इट इज़ कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इसी तरह से हम सेकेंड अगर हम बात करें तो बाइनरी के बाद हमारा आ जाता है टर्सरी सॉल्यूशन। तो टर्सरी सॉल्यूशन में भी यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि टर्सरी का मतलब 3 होता है। इसका मतलब हम इसमें कितने कंपोनेंट्स यूज होंगे, 3 कंपोनेंट्स यूज होंगे। जैसे 3 कंपोनेंट्स का यूज़ के लिए अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें तो जैसे हम देख सकते हैं कि जिसमें वाटर भी है, NaCl मतलब सॉल्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, ये आपका सॉल्ट भी है और इसी के साथ आपका शुगर भी है। तो इस तरह से, और इसमें हमने क्या लिया, ओनली सॉल्ट प्लस वाटर। तो
तो ये एग्जांपल बाइनरी का था, टर्सरी जिसमें क्या थे, कंपोनेंट 3 थे। अब अगर हम इसके बाद एक चौथा नेक्स्ट एग्जांपल है तो वो है आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होंगे, अगर हमारा जो टोटल कंपोनेंट होगा सॉल्यूशंस में, अगर उसका नंबर कितना होगा 4 होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। जैसे अगर हम नॉर्मली ORS के जो सॉल्यूशंस की बात होते हैं, ORS सॉल्यूशंस जब हमारा पेट खराब होने से हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसमें मेनली जब हम उसको खुद से प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, सबसे पहले तो वाटर होता है, बॉइल्ड वाटर, उसके बाद इसमें सॉल्ट डाला जाता है, थोड़ा सा शुगर डाला जाता है, और कई बार थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया जाता है, नींबू का जो रस होता है। इतना चीज़ हम डाल के क्या कर देते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार कर देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस को मेनली हम 3 टाइप में हम कैटेगराइज्ड किए हैं, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, उसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक जनरल चीज़ है, सभी को आपको समझ लेना, बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स, टर्सरी में 3 और क्वाटरनरी में 4 कंपोनेंट्स। तो अभी हमारा सॉल्यूशन, कभी भी भूलिए मत, सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, वो आपस में मिलकर क्या बनाएगा, हमारा सॉल्यूशन बनाता है। और सॉल्यूशन का जो सबसे मेन एक प्रॉपर्टी होता है वो होता है होमोजीनस प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशंस में कौन सा नेचर होता है, तो होमोजीनस, ये एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है, ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्यूशंस में कभी भी कोई 2 लेयर्स नहीं, आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली एक दूसरे में मिजिबल्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं आसानी से, उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार का लेयर नहीं प्रिपेयर होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर हम मान लीजिए वाटर ले रहे हैं और उसमें ऑयल डाल रहे हैं, तो 2 अलग अलग लेयर बनेगा, वो अच्छे से कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, तो वो हमारा हेटेरोजीनस मिक्सचर है। लेकिन जबकि सॉल्यूशन की बात करूँ, तो जब भी आप इतने में से कोई सा भी एक एग्जांपल उठाते हैं, तो उसमें आसानी से वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल था सॉल्यूशन। अब इसमें हम सॉल्यूशंस में एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब होता है, एक्वस का मतलब ही वाटर होता है। आप एक्वेरियम आपने सुना होगा, जो फिश वगैरह रखने के लिए एक आर्टिफिशियल एक बनाया जाता है, जिसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, वो एक्वेरियम में एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ही क्या होता है, वाटर होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। याद रखिए, इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है, वो आपका वाटर ही होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। जबकि एक दूसरा जो सॉल्यूशन का टाइप होता है वो होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें जो सॉल्वेंट आपका यूज होने वाला है, वो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, कुछ भी मतलब एक्वस तो मतलब वाटर तो होगा नहीं, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट। जैसे हम क्या कर लेते हैं, बेंजीन यूज़ होता है, या हमारा एल्कोहल यूज़ होता है, ठीक है, या फिर हम एसीटोन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल है वो क्या है, हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो कभी भी जब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हमेशा वाटर करेंगे, तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन। जबकि वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये बिल्कुल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके सॉल्यूशंस के बारे में, जो आपको बिल्कुल जनरली ये याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखने जा रहे हैं जो सॉल्यूशंस होता है, उसमें हम जनरली हम 11-12 से हम चालू कर देते हैं सुनना कि जो लैब में जितने भी केमिकल्स या सॉल्यूशंस होते हैं उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कुछ डाइल्यूटेड होता है, कुछ सैचुरेटेड होता है। तो ये सब आखिर होते क्या हैं। तो सॉल्यूशंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हम उसको उसके सॉल्यूट के अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे जो टर्म्स यूज़ होता है मेनली। तो सबसे पहला जो होता है, आपने देखा होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं डाइल्यूटेड, DIL लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है,
जो सॉल्यूट का जो सॉल्यूट होता है वो लेस होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट हो, सॉल्यूट आर लेस, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा याद रखिए जब सॉल्यूट कभी भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल हमको देखने के लिए मिलता है, हम लैब में सुनते हैं कि आपका डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूटेड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। डाइल्यूटेड से उतना डेंजरस नहीं होता डाइल्यूटेड, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, इसीलिए डाइल्यूटेड से उतना खतरा नहीं होता लैब में जितना कि कंसंट्रेशन से। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या था। उसके बाद दूसरा जो हमारा सॉल्यूशंस का टाइप होगा वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम या मोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट का वैल्यू ज़्यादा होता है हमेशा सॉल्वेंट से, तो उस तरह से जो सॉल्यूशन होता है उसको हम नाम दे देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सबसे खतरनाक। आप कभी भी आपको लैब में आप जाते हैं तो टीचर्स आपको मना करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ना छुए, ठीक है ना। अगर आप इसको क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके हाथों में गिर जाता है तो आपका हाथ जल सकता है। या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो इसीलिए सॉल्यूशंस में सबसे पहले डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, उसके बाद हमने देखा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब हम जो थर्ड हम देखने जा रहे हैं वो उसका नाम है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हम नाम से इसमें कुछ हमको समझ आ सकता है। जैसे अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लें तो मान लीजिए यहाँ एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम मान सकते हैं कि इसमें क्या है, वाटर है। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये वाटर है कंटेनर, किसी भी ग्लास में मान लीजिए आपने पानी भरा हुआ है, तो ये आपका वाटर है और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, ऊपर से हम इसमें NaCl डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम 1 स्पून 1 चम्मच अगर हम NaCl डालते हैं और उसको जब हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर से 1 चम्मच हम NaCl सॉल्ट आपका नमक लेके घोलते हैं तो फिर से वो घुल जाता है। तो ये प्रोसेस आप कीजिए, करके देखिए। तो आप क्या करते हैं, कंटिन्यू कई बार आप 1-1 चम्मच आप डाल के डिज़ोल्व करते रहते हैं तो घुल जाता है आसानी से जो आपका सॉल्ट होता है वो पानी में। लेकिन ये प्रोसेस करते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब एक्स्ट्रा फिर उसके बाद NaCl या जो सॉल्ट आप घुलना चाहते हो अब वो घुल नहीं रहा है, वो जाके सरफेस पे उसके बैठ चुका है, जाके सेटल हो चुका है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है। तो इसी सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट को और ज़्यादा नहीं घोला जा सकता तो उस सॉल्यूशन को क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने शुरू में जब सॉल्ट लिया था वो आसानी से घुल गया था, फिर डाला फिर डाला फिर डाला, तो एक टाइम ऐसा आया जब वो घुलना बंद हो गया। तो जिस समय वो घुलना बंद हो जाएगा और भी अब उसमें सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता, तो इसी टाइम हम उसको कह देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आप बहुत ही आसानी से इसका एग्जांपल समझ जाते हैं। सैचुरेटेड मतलब वो सैचुरेटेड हो गया है, संतृप्त हो गया है, अब वो और घुलना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद एक आ जाता है लास्ट हमारा सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमारा क्या है, सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब है, हमने इस सिचुएशन को देखा, हम जब इतना सारा सॉल्ट डाल चुके हैं कि अब वो घुलना बंद हो चुका है, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हम क्या करें उसको तेज़ी से, अगर हम क्या करें बहुत ही तेज़ी से अगर हम उसको ठंडा कर दें तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि अब जो नहीं घुल रहा था वो भी सॉल्ट अब क्या हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम नाम दे देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम और भी अब सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, आसानी से घोल सकते हैं। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहीं से वो आगे जाएगा, जब वो सैचुरेटेड हुआ तो आप देख रहे हैं कि उसमें सॉल्ट नहीं घुल रहा, लेकिन जैसे ही आप उसको तेज़ी से ठंडा करोगे, अब घोल के देखोगे तो वो घुलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इस तरह से सॉल्यूशंस में आप मेनली 4 टाइप का सॉल्यूशन बिल्कुल याद रखें। डाइल्यूटेड जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम,
कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें और भी सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर किसी प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकें और भी सॉल्यूट को घोल सके तब वो क्या कहला जाता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से मेनली सॉल्यूशंस 4 टाइप के थे। किसके अकॉर्डिंग? इसमें हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या कॉन्सेंट्रेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूट की अगर हम देख रहे थे तो ये 4 टाइप का इसका था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कंसेंट्रेशंस को शो करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सॉल्यूशंस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जितने भी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब किस कंसेंट्रेशंस का मतलब आप क्वांटिटी ही लेकर चलिए। ज़्यादा कंसेंट्रेशंस का मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, कम कंसेंट्रेशंस मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है। तो कॉन्सेंट्रेशंस को शो करने के लिए हम अलग अलग मेथड, उसको कॉन्सेंट्रेशंस को शो करना है हमको, तो अलग अलग हम क्या करेंगे, टर्म्स यूज़ करेंगे। इसी को हम देखने जा रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा जैसे हम नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या फिर हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस को ही शो करने का काम आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो सबसे फर्स्ट आप याद रखिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशंस हमको पहले से पता हो, ठीक है ना। कंसंट्रेशंस आर नो, ठीक है ना। जिसका कंसंट्रेशंस हमको पहले से मालूम होता है उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कह देते हैं, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। किसी भी प्रैक्टिकल में अगर आपको कोई किसी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशंस आपको दिया गया, 5 नॉर्मेलिटी का दिया गया, 2 मोलैरिटी का दिया गया, तो जिसका भी कंसंट्रेशंस आपको पता है उसको हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहला जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जनरली हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, इस टर्म्स का यूज़ करते हैं, इस वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दिया गया है मतलब हम उसको क्या नाम दे देंगे, जिसका भी कंसंट्रेशन हमको पहले से पता है उसको हम नाम दे देंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अब सेकेंडरी हम बात करेंगे जो इसमें है आपका मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंटेज। तो आपको पता चल रहा है मास परसेंटेज। तो इसमें क्या है, मास परसेंटेज हम किसको कहेंगे, तो ये वेट के अकॉर्डिंग इसमें बात हो रहा है। केमिस्ट्री में वेट और मास लगभग एक ही होता है। कई बार हम वेट यूज़ कर देते हैं, कई बार मास वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं। तो केमिस्ट्री में लगभग इसको हम एक ही मान सकते हैं। हाँ, फिजिक्स में केमिस्ट्री क्या होता है, जो मास और वेट दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ मास परसेंटेज हम किसको बोलेंगे, तो जो इसमें हम अकॉर्डिंग टू मास, ठीक है ना, हम मास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने, सॉल्यूट मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका जो परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है, मास परसेंटेज, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला हम अभी बता देते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कह दूँ तो ये हो गया आपका WA प्लस WB इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मास हम इसे ग्राम में ही बात कर सकते हैं। तो मास के अकॉर्डिंग क्या है कि जो किसी भी सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका परसेंटेज क्या कहलाएगा, इसका परसेंटेज मास परसेंटेज हम इसको बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ WA प्लस WB 2 कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन मान के चलेंगे। यहाँ हम बोल सकते हैं कि WA इज इक्वल, यहाँ है आपका WA इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जबकि WB इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको मालूम है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो सिंपली हमको मालूम है कि किसी भी, जैसे 100 ग्राम हम मान के चल रहे हैं, तो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है उसका परसेंटेज ही हमारा क्या कहला जाता है, मास परसेंटेज। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लूँ, तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे 20 ग्राम NaCl इज present
इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमारा इसका मास परसेंटेज अगर मेरे को निकालना है तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है मेरा, मास परसेंटेज, MP लिख रहा हूँ शॉर्ट में मैं। तो मास परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा WA का मतलब क्या बताया, मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट क्या है, NaCl सॉल्यूट है। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दिया 20 और यहाँ क्या है WA प्लस WB, मतलब दोनों का जो है WA कितना दिया है और WB, तो दोनों का जो होगा वैल्यू कितना होगा, वो होगा 100 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ ले लिए 100 × 100, तो इस तरह से हमें कितना मिल गया 20%, ठीक है ना, 20%। तो मास परसेंटेज हमारा कितना निकल गया 20%, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कभी भी WA प्लस WB कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 था, ठीक है ना, सॉल्यूशंस के 100 पार्ट में 20 पार्ट क्या घुला हुआ है, आपका NaCl घुला हुआ है। तो इसका हमको परसेंटेज निकालने पर हमको 20% निकल के आ गया। इसी तरह से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं और मास परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम सेम टू सेम इसी से रिलेटेड एक और है, जैसे हमने मास परसेंटेज कहा वैसे ही एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब हम आगे बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। तो अब यहाँ क्या था, ये था अकॉर्डिंग ऑफ मास था। अब हम यहाँ क्या बात करेंगे, अकॉर्डिंग ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो आपका 100 ml मान सकते हैं आप इसको, 100 ml जो आपका कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट कितना ml घुला हुआ है, ठीक है ना, या 100 पार्ट ले लो है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम क्या कर ले, सॉल्यूशंस के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट घुला हुआ है उसका परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहला जाता है। सेम फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। जब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, WA था, यहाँ VA दे देंगे हम, और ये VA प्लस VB इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 ml आपका, सिंपली अगर हम फिर से एक एग्जांपल जैसे हमने इसमें बात किया था वैसे अगर हम बात कर दें कि आपका जैसे मान लीजिए 10 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब वाटर ले सकते हैं आप। तो इसका भी आप निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, आप सीधा आप आंसर लिख सकते हैं 10 WA/WB 100 इज इक्वल टू 100। तो ये और ये कैंसिल हुआ तो कितना परसेंटेज निकला, 10%, ठीक है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब हम इसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मास और वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल एक है कि आपका जो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, तो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट घुला हुआ है, ठीक है ना, उसका अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं, अगर हम मास के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमारा ये स्टैंडर्ड मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज हमने इसमें बात की। अब हम आगे बात करते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब के बारे में। होता क्या है, तो मोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम क्या करें, 1 लीटर जो आपका 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, कितने सॉल्यूट के मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उसमें क्या है, डिसॉल्व है, उसको हम क्या कह देते हैं, मोलैरिटी कह देते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट इन प्रेजेंट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये हमारा एक नॉर्मली डेफिनेशन हो जाता है कि सॉल्यूट कितने, मतलब जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उस 1 लीटर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, मोलैरिटी कह देते हैं। तो इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लिखें तो ये हो जाता है आपका M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर में, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है। तो अगर हम इसको और भी, अब हमको पहले तो नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट, तो मोल्स का क्या होता है, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपको जो वेट होता है, सॉल्यूट का वेट होता है, सॉल्यूट का वेट अपॉन, इसमें हम आगे बोल देंगे
वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर इसको मैं और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है आपका मोल्स निकालने का। किसी भी सॉल्यूट का अगर आपको मोल निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, उस सॉल्यूट के मास को आप डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से। मोलर मास तो आपको पता ही है, जैसे अगर हम जिसका भी मोलर मास निकालते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को काउंट किया जाता है। तो ये हमारा हमको पता चला। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम इसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं वॉल्यूम को लीटर से ml में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 से इसको ये कर दूंगा तो ये जो वॉल्यूम हुआ आपका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ml में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये मोलरिटी निकालने का एक फॉर्मूला हो जाता है। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैं शॉर्टकट में क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ सेम टू सेम वही चीज़ है ये। तो मोलरिटी आखिर बोल किसको रहे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मौजूद हैं सॉल्यूट के, उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, मोलरिटी बोल रहे हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। ये 1000 को हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हम जब कभी भी लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 1000 को हम ऊपर में और वॉल्यूम को हम नीचे में कर देंगे। तो इस तरह से जो लीटर है वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमें करके देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व टू 500 ml वाटर। मतलब आपका 500 ml पानी में, 500 ml वाटर में 400 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया गया है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हम केवल वैल्यू रखते जाएंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट क्या है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, ठीक है ना। तो 400 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 400 ग्राम, ठीक है ना। अब इसमें हमारा क्या है, इसमें आप देख सकते हैं मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, तो यहाँ हम निकाल के बता देते हैं। NaOH में सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका मतलब इसका जो मोलर मास होता है वो 40 होता है। तो इस तरह से हमने मोलर मास यहाँ कितना रख दिया, 40 इंटू 1000, और यहाँ ml में दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ml सीधा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका 500 ml दिया है ना, यहाँ देख लीजिए। तो ये 500 ml। तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये 10 टाइम में ये कटेगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा 2 टाइम में। तो इस तरह से मोलरिटी कितना निकल गया हमारा, 20। तो हमने केवल इसमें एक फॉर्मूला के हिसाब से हमने वैल्यू पुट करके हमने मोलरिटी आराम से हमने निकाल लिया। तो बस आपको ये याद रखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका कितना मोल घुला हुआ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मोलरिटी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो और अब ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये आप याद रखोगे। इसी फॉर्मूले का एक्सपेंड फॉर्म है ये, नंबर ऑफ मोल्स इसको बोलते हैं। जबकि वॉल्यूम को हमने ml में चेंज किया, इसीलिए हमने वॉल्यूम को नीचे और ऊपर में 1000 लिखा, ठीक है। तो इसी का एक्सपेंड फॉर्म है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप सभी न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें आपको कुछ दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको कंप्लीट अच्छे से आपको बना के समझा सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मोलैरिटी के बाद मोलिलिटी की। तो मोलिलिटी में हम देख रहे हैं कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये डेफिनेशन था आपका मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी के में केवल थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट इन प्रेजेंट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशंस की जगह में आप ध्यान दीजिए 1 लीटर को हमने 1 kg किया, ठीक है ना, और सॉल्यूशंस की जगह हमने क्या किया, सॉल्वेंट किया। तो केवल इतने ही डिफरेंस हमने किया है और वो बन गया आपका मोलिलिटी। तो मोलिलिटी में बस यही है कि आपका जो 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है ना, किसी भी अकॉर्डिंग टू मास की अगर हम बात करें तो 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल घुला हुआ है उसको हम निकालते हैं, तो वो कहलाता है आपका मोलिलिटी, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम इसको फिर से हम इसका भी एक फॉर्मूला बना है तो इसमें भी फिर से वही आ जाएगा। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्यूट अपॉन वन kg सॉल्वेंट, ठीक है। अब सेम टू सेम इसी को हमने एक्सपेंड किया था, तो एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला था क्या, वो क्या था आपका, मोलर, हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 को फिर से हम क्या करेंगे ऊपर, तो ये आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा मास और ये क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है ना। तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी से रिलेटेड फिर से अगर आप सेम क्वेश्चन अगर वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं, एक हम फिर से एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसी तरह तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड टू 1 kg वाटर, फाइंड आउट द मोलिलिटी। तो फिर सेम टू सेम है, इसमें भी अगर हमको मोलिलिटी निकालना है तो मोलिलिटी में हमारा सबसे पहले हमको क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो घुला हुआ है उसका मास कितना है, तो वो है आपका 10, ठीक है, 10 ग्राम। वैसे ही मोलर मास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हमने बताया था कि कितना होता है, 40 होता है। तो ये हमारा 40 इंटू, अब इसमें तो हम देख सकते हैं कि 1000 है, ठीक है ना। तो मास ग्राम में दिया गया है, तो 1 kg वाटर को मैं क्या कर सकता हूँ 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये ऐसा कैंसिल हो गया और हम यहाँ लिख लेंगे 0.25। तो मोलिलिटी कितना निकल गया, 0.25। तो लगभग सेम चीज़ है, बस उसमें हम 1 लीटर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे, इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका मोलिलिटी है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है, तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या होता है, मोलिलिटी, ये आप याद रखना, मोलिलिटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करता है, मोलिलिटी। क्यों करता है, क्योंकि मोलिलिटी पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आप देखते हैं मोलिलिटी में वॉल्यूम होता है, और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। और वॉल्यूम चेंज होगा तो श्योर है कि आपका जो मोलिलिटी है वो भी, उसका भी वैल्यू क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो हमेशा मोलिलिटी और मोलिलिटी में मोलिलिटी का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उसके हिसाब से मोलिलिटी भी घटेगा या बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन होता है, मोलिलिटी या मोलिलिटी। तो आप याद रखिए मोलिलिटी, बिकॉज वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। ये नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम नॉर्मेलिटी किसको बोलेंगे, तो इसका एक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट is present in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक। सेम टू सेम मोलिलिटी का ही
तरह है, बस इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशंस। 1 लीटर सॉल्यूशंस में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं, ठीक है। फिर से बता देते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो है आपका नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद रखें। जहाँ हम बोल दें तो WB इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, EB क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और V वॉल्यूम क्या है आपका, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो ये आप डेफिनेशन याद कीजिए, आपको नॉर्मेलिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसका भी एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी आखिर निकाला कैसे जाता है। तो अगर हम फिर से इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं, जैसे 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट टू 500 ml वाटर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन हमारा दिया हुआ है, सामने हम फार्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं। तो N इज इक्वल टू WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम, ठीक है ना। EB का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास कितना होता है, याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है 36, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35, दोनों मिला के कितना हुआ, 36। तो ये 36, ठीक है ना, इंटू 1000, और यहाँ जो वाटर है कितना दिया है, 500 ml। तो इस तरह से ये 2 टाइम में कटेगा, और इस तरह से हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, यहाँ हम कर देते हैं 0, ठीक है, लगभग 3, ठीक है ना, इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0.06 इसका जो नॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने निकाल लिया नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इसमें फिर से हमने एक एक एग्जांपल दिया। आप इसी एग्जांपल को अगर अच्छे से समझ के अपने बुक में के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने नॉर्मेलिटी को भी फाइंड आउट कर लिया और नॉर्मेलिटी भी हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम लास्ट एक बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो भी जान लीजिए, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई जिसको एक्स जैसा जो दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 कंपोनेंट, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में कोई भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट से मान लीजिए ए और दूसरा कंपोनेंट्स क्या है, बी। समझ लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में ए प्लस बी 2 कंपोनेंट्स है। तो किसी भी एक कंपोनेंट का अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मान लीजिए मैं किसी ए का निकालना चाहता हूँ, तो उसका फॉर्मूला आप देखिए, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी एक कंपोनेंट का अगर हमको निकालना, मोल फ्रैक्शन है क्या चीज़, तो किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शंस के क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ 1 कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ टोटल कंपोनेंट्स, ठीक है ना, उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहला जाता है, आपका मोल फ्रैक्शन। तो जैसे हमने एक्स ए का यूज़ किया, वैसे अगर हम एक्स बी निकालना चाहें तो यहाँ भी एक्स बी आ जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 1 कंपोनेंट और यहाँ कम्प्लीटली सॉल्यूशंस। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन ए प्लस बी, पूरे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन। तो दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहला रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो जिस तरह से एक्स ए निकाला है, वैसे ही यहाँ आगे हम निकालेंगे तो एक्स बी भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बी, यहाँ एक्स बोल रहे हैं, असल में वो काई है, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो इस तरह से कंपोनेंट ये फर्स्ट था, ये कंपोनेंट सेकंड था। और इसमें से अगर हम बात करें तो आप हमेशा याद रखें कि कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी दोनों का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के बाद एक आपने सुना होगा पीपीएम, तो पीपीएम के बारे में भी हम बात ही कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम पीपीएम से बात करेंगे। तो पीपीएम होता क्या है? पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पर मिलियन मतलब 1 मिलियन, अगर हम किसी भी सॉल्यूशंस को 1 मिलियन के बराबर मानते हैं तो 1 मिलियन सॉल्यूशंस के में 1 मिलियन सॉल्यूशंस के पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट क्या है, घुला हुआ है, उसको अगर हम निकालना चाहें तो वो पीपीएम कहलाता है आपका, ठीक है ना। पीपीएम को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 1 लीटर है ना, यहाँ ले लेते हैं 5.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, -3 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम फ्लोरीन is dissolved in 1 लीटर वाटर। तो फाइंड आउट करना है हमको पीपीएम, ठीक है ना, कि आपका जो 1 लीटर वाटर है उसमें फ्लोरीन की कितनी मात्रा घुली हुई है। फ्लोरीन की 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, बहुत ही छोटा वैल्यू है। इतना अगर फ्लोरीन घुला हुआ है तो उसको पीपीएम में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप सेम यहाँ फार्मूला में यूज़ करोगे, पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आप देख सकते हैं कितना सॉल्यूट फ्लोरीन है जो डिजॉल्व है, तो वो कितना है 5.8 इंटू 10⁻⁻3। आप ये मान सकते हैं कि जैसे समुद्र में इतना घुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये इतना घुला हुआ है और इसके बाद क्या है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, ठीक है ना, या 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपका 1 kg वाटर, 1 kg वाटर। तो 1 kg वाटर में हम यहाँ ले लेते हैं 1 kg, ठीक है। 1 kg को हम अगर मिलीग्राम ग्राम में चेंज करें तो 1/10⁻3, ठीक है ना, 1000 ग्राम होता है। और ये है आपका 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 3 है और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम और भी सॉल्व कर लेते हैं 5.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और ये हो गया आपका 10⁻3 और इसको हम लिख लेंगे 10⁻3 इंटू 10⁻3। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ जो है ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना है 5.8 ppm। ये हमारा क्या हो रहा है कि जब हम क्या मान सकते हैं 1 किलोग्राम वाटर को अगर हम किसके बराबर माने, 1 मिलियन के बराबर माने, तो उस 1 मिलियन के बराबर में कितना पार्ट आपका फ्लोरीन का घुला हुआ है, तो 5.8 है ना। आंसर कितना है 5.8। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब पर मिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट क्या हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, उसको हम कह देते हैं पीपीएम, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉन्सेंट्रेशंस को शो करने के जो अलग अलग टर्म्स थे, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड हमारा पीपीएम, ये सारी चीज़ों का हमने एक एक न्यूमेरिकल करके आपको बताया। उसके डेफिनेशन सरल से सरल शब्दों में हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आप साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाते जाइए ताकि समय में आपको ये काम आ सके। तो फ्रेंड्स अभी जो सॉल्यूशंस का लेक्चर फर्स्ट था उसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को हमारा जो लिंक है वो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही।